हेलो डियर लीगल एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। आपके यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं इजी और क्विक रिवीजन किसका? आईपीसी का, इंडियन पिनल कोड 1860। ये आपके प्री एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के समय क्विक रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आप एक बार इस क्विक रिवीजन को, ये 2 से ढाई घंटे की क्लास रहेगी, इसको एक बार अगर आप देख लेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। कई सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं एग्जाम में, आपकी बहुत हेल्प रहेगी। तो अपने वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। सबसे पहले देखते हैं सोर्स ऑफ आईपीसी क्या है। थोड़ा सा फास्ट पेज पे रहेंगे, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये क्विक रिवीजन है। फिर भी हमारी प्लेलिस्ट में बाकी इसके मैक्सिमम वीडियोस अवेलेबल हैं। देखिए, सिंपल कॉडिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ इंग्लैंड, ये इसका सोर्स ऑफ आईपीसी माना जाता है। हिंदू क्रिमिनल लॉ, जिसमें मनुस्मृति से बहुत सारी चीज़ें आई हैं। मॉमडन लॉ में आपका, इसके साथ साथ कुछ एलिमेंट्स उन्होंने बोरो भी किए हैं। कहाँ से किए हैं? जो आपका नेपोलियनिक कोड था 1804 का, फ्रेंच सिविल कोड बोलते थे इसको, 1804 में। और लुइजियाना कोड ऑफ 1825, ये लुइजियाना कोड भी सिविल राइट्स की बात करता था। ये आपका यूएसए का स्टेट है, वहाँ का एक कोड था। 1804 में फ्रांस में बना था नेपोलियनिक कोड, और लुइजियाना में बना था 1825 में। तो वहाँ से भी काफ़ी सारे एलिमेंट्स इसमें लिए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं, हिस्ट्री जानते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1833 में। फिर 1834 में फर्स्ट लॉ कमीशन बना, जिसकी चेयरमैनशिप की लॉर्ड मैकॉले ने, और उनके मेंबर्स थे मैकॉलियो, एंडरसन एंड मिलेट। ठीक है, इसमें मैकॉले साहब थे, इन्हीं को ड्राफ्टर माना जाता है आईपीसी का। इन्होंने आईपीसी को ड्राफ्ट किया था। उसके बाद क्या होता है कि कमीशन अपनी फर्स्ट रिपोर्ट देता है 14 अक्टूबर 1837 को। 1845 में लॉ कमीशन की समयावधि खत्म हो गई थी, तो सेकंड लॉ कमीशन बनाया गया और सेम मेंबर्स उसमें रहे। फिर इसने अपनी जो रिपोर्ट सबमिट की वो 2 पार्ट में की, एक 1846 में, एक 1847 में। फिर 2 व्यक्ति थे यहाँ पे, बेंथन एंड पिकॉक, ये दोनों ही लॉ मेंबर थे। उस वक्त जो गवर्नर जनरल काउंसिल थी उसके लॉ मेंबर्स थे। इन्होंने इसको स्टडी किया, इनकी रिपोर्ट्स को, और फिर इन्होंने फाइनल रिपोर्ट 1856 में सबमिट कर दी। और इस तरह से 6 अक्टूबर 1860 को इसको जो है आपका आईपीसी से इनेक्ट कर दिया गया। इस पे गवर्नर जनरल का एसेंट इसको मिल गया। और इंडियन पिनल कोड कब से फोर्स में आया? 1 जनवरी 1862। दिस इज द इन्फोर्समेंट डेट। इसको आपको याद रखना, 2 डेट है यहाँ पे। 6 अक्टूबर 1860 जिस दिन गवर्नर जनरल का एसेंट मिला था, 1 जनवरी 1862 जिस दिन से ये फोर्स में आया था। आईपीसी को टोटल 23 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, 511 सेक्शंस हैं। अभी तक इसमें नए 3 चैप्टर ऐड किए गए हैं, 5A, 9A एंड 20A। और 59 सेक्शन हमने इंसर्ट कर दिए हैं और 21 सेक्शन हमने डिलीट कर दिए हैं। जैसे अब 326A भी कर दिया एसिड अटैक के लिए, ठीक है। वुमेन्स के लिए हमने 354A B C D कर दिया है। इसी तरह से बहुत सारे सेक्शन हमने ऐड किए हैं। तो टोटल 549 सेक्शन बन जाते हैं, 26 चैप्टर्स। लेकिन आपको ये याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है 23 चैप्टर्स एंड 511 सेक्शन। ये आईपीसी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक आपका जनरल प्रोविजन की बात करता है जिसमें 7 चैप्टर्स आते हैं। दूसरा स्पेसिफिक ऑफेंसेस की बात करता है। जो जनरल प्रोविजन में आपका आ जाते हैं चैप्टर 1 से 5A और चैप्टर 23। चैप्टर 6 से लेके चैप्टर 22 तक आपके स्पेसिफिक ऑफेंसेस की बात होती है। अभी बेयर एक्ट में हम सभी सेक्शंस को देखेंगे, एक एक सेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे, बट खाली इंपॉर्टेंट एरिया को ही हम टचअप करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इंडियन पिनल कोड आईपीसी 1860 ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एक क्रिमिनल लॉ है। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हिस्ट्री आपने देख ली, ये कैसे इवॉल्व हुआ वो हम बात कर चुके हैं। तो अभी हम सेक्शंस को थोड़ा सा ना फास्ट पेस पे रखेंगे, तो प्लीज़ आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और जहां आपको सही लगे वहां रुक सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं। अपना हाइलाइटर साथ में रखें, बेरेक्ट साथ में रखें और चीज़ों को नोट करते हुए चलें। चलिए, सबसे पहला सेक्शन आपका क्या बात करता है? तो हमारा सबसे पहला सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन टाइटल एंड एक्सटेंट की बात करता है। तो यहाँ पे जो चीज़ हमने रिपेल कर दी है वो क्या कर दी है? एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसको आप काट दीजिए। क्योंकि जो J&K का
रीऑर्गेनाइजेशन का आपका एक्ट, हम पहले भी सभी वीडियो में बात कर चुके हैं, 2019 में आया था ये एक्ट नंबर 34 था। इसके सेक्शन 92 शेड्यूल 5 और टेबल 1 के हिसाब से आईपीसी अभी आपके पूरे इंडिया में लागू होगा। एक ये यहाँ से ये क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं इस बार कि भाई ये जम्मू एंड कश्मीर पे लागू होगा कि नहीं होगा, और होगा तो किस अथॉरिटी पे होगा। तो ये आपको जम्मू एंड कश्मीर का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है इसका पीडीएफ मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है। चलिए क्वेश्चन है जो आपका सेक्शन 2 आता है, ये बात करता है आपका टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की एक तरह से कि अगर एवरी पर्सन, देखिए यहाँ पे ध्यान देना आपको, एवरी पर्सन, यहाँ पे क्या है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। एवरी पर्सन मतलब लेट इट बी सिटीजन ऑफ इंडिया या कोई फॉरेनर, अगर कोई फॉरेनर इंडिया में घूमने आया है और यहाँ वो ऐसा ऑफेंस कर देता है तो उसकी कंट्री में तो ऑफेंस नहीं है, लेकिन इंडिया में वो ऑफेंस है, तो उसका भी जो पनिशमेंट मिलेगा वो आईपीसी के हिसाब से ही मिलेगा। चलिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट नाउ इज क्वेश्चन नंबर 3। मेंस के हिसाब से 2, 3 और 4 आपके इंपॉर्टेंट है, प्री के हिसाब से इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा थर्ड केस की बात करता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड बट बाय विच लॉ में ट्राइड विद इन इंडिया। अब मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो इंडियन लॉ में ट्राई किया जा सकता, कौन क्या इंडियन सिटीजन किए जा सकते हैं, और वो बियॉन्ड इंडिया, इंडिया से बाहर अगर कोई क्राइम करते हैं तो हम उनको पनिशमेंट दे सकते हैं। इसमें इतना एक बार इसको पढ़ लीजिएगा बस। 4 बात करता है एक्सटेंशन ऑफ कोर्ट टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। यहाँ पे कंडीशंस देख लीजिएगा, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। भाई अगर इंडियन सिटीजन है तो वर्ल्ड में कहीं भी क्राइम करे वो इंडिया में जहाँ पकड़ा जाएगा, मान लीजिए कि उसको मुंबई पकड़ा गया तो उसको ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा, मान लो उसने वो ऑफेंस जो है मुंबई में ही किया हो। एनी पर्सन, यहाँ पे देखिए जहाँ पे इंडियन अपनी गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई अपना इंडियन टेरिटरी है, इंडियन शिप है, इंडियन एयरक्राफ्ट है जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, उस पर कोई भी व्यक्ति चाहे वो सिटीजन हो या ना हो, पहले वाली कंडीशन सिटीजन के लिए, दूसरे वाली एवरी पर्सन के लिए है। थर्ड कहता है कि एनी पर्सन, थर्ड भी एनी पर्सन के लिए है, इन प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स। अभी हैकिंग कर लेता है कोई इंडिया के सिंगापुर में बैठ के, तो इन दैट केस आल्सो वो इंडिया में ला के उसको ट्रायल चलाया जा सकता है और पनिशमेंट दी जा सकती है। बाकी इसको छोड़ दीजिए, अभी आप सीधा सीधा आ जाइए, इस इलस्ट्रेशन को एक बार देख लीजिएगा, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 5 को आप स्किप कर सकते हैं, नो इश्यूज़। नाउ जनरल एक्सेप्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, हम इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। देखिए सेक्शन 6 से लेके 52A तक आपकी जनरल एक्सप्लेनेशंस बताई गई हैं, टर्म्स को डिफाइन किया गया है। मैं कोशिश करूँगा साथ साथ बताने की क्वेश्चन कहाँ बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कहता है कि भाई इस कोड में जितने और डेफिनेशन दी गई हैं, एवरी पिनल प्रोविज़न, एवरी इलस्ट्रेशन ऑफ एवरी सच डेफिनेशन और पिनल प्रोविजन शैल बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू दी एक्सेप्शंस। भाई जो चैप्टर 4 के अंदर जनरल एक्सेप्शन दी गई हैं 76 से 106 तक, वो सारी की सारी यहाँ पे लागू होंगी। इम्पोर्टेंट यहाँ क्या आ जाता है, इम्पोर्टेंट आपका यहाँ पे आ जाता है इलस्ट्रेशंस, ये आपकी इम्पोर्टेंट आ जाती हैं। क्या इम्पोर्टेंट है इनमें, देखिए पहले वाली जो है दिस सेक्शन इन दिस कोड विच कंटेन डेफिनेशन ऑफ डज नॉट एक्सप्रेस चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स, ये डोली इन कैपेक्स की बात कर रहा है। यहाँ पे डोली इन कैपेक्स हम कहाँ पढ़ते हैं, सेक्शन 82 कि भाई 7 साल से कम आयु के बच्चे के द्वारा किया गया अपराध अपराध नहीं होता है। देयर इज एनी एक्ट विच इज डन बाय अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 7 ईयर्स इज नॉट अ क्राइम और ऑफेंस। ठीक है, तो ये जनरल एक्सेप्शन कहा गया। अभी देखिए यहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर है जो बिना वारंट के जेड को अरेस्ट कर लेते हैं जिसने कि मर्डर कमिट किया है। यहाँ पे ए इज़ नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। ठीक है, तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्योंकि ही इज़ बाउंड बाय द लॉ। पढ़ा था ना आपने 76 और 79 में हमने पढ़ा था मिस्टेक ऑफ फैक्ट, एंड 77 और 78 में पढ़ा था जहाँ पे आप 77 में एक्ट ऑफ जज, 78 में कोर्ट के आदेश पर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। ठीक है, 7 को भी एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा,
एवरी एक्सप्रेशन विच इज एक्सप्लेन इन पार्ट ऑफ द कोड। ये क्या कह रहा है कि जो सेंस ऑफ एक्सप्रेशन आपने एक बार जो सेंस ऑफ एक्सप्रेशन आपका है वो वही रहेगा, चेंज नहीं हो सकता है। 8 जेंडर की बात करता है कि देखिए यहाँ पे आप ही इज इक्वल टू सी, यही एक फार्मूला याद रखिएगा। मैंने जो स्पेशल वीडियो लिया था उसमें भी इसके बारे में हमने बात की थी। 9 नंबर की बात करता है, इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। सिंगुलर प्लूरल का कोई झगड़ा नहीं होता, सिंगुलर इज इक्वल टू प्लूरल है यहाँ पे। 10 कहता है वे मैन एंड वुमेन। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका बनता है, एक जहाँ पे 3rd जेंडर ऐड हुआ था, आपको ध्यान होगा 2014 में एक केस आया था नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहाँ ट्रांसजेंडर को उनके राइट्स दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सारी गाइडलाइन जारी की थी, तो उसका यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वो एक इम्पोर्टेंट आ जाता है। पर्सन आ जाता है। देखिए पर्सन 2 तरह के होते हैं, एक आपके फिजिकल ह्यूमन बींग्स जो है, दूसरा कंपनीज एसोसिएट, ये भी पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं। और एक कई बार क्वेश्चन आता है अ चाइल्ड इन दी वोम्ब ऑफ मदर, ठीक है, जो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ माँ के गर्भाशय में है, वो भी आपका किस में आता है, पर्सन की डेफिनेशन में आता है। ये आपको ध्यान रखना है। सो डियर फ्रेंड्स, अभी हम चलते हैं सेक्शन 12 पे, जो पब्लिक की बात करता है। पब्लिक इंक्लूड्स, देखिए एनी क्लास ऑफ द पब्लिक और एनी कम्युनिटी, 12 से लेके 16 तक स्किपेबल है, इनको आप स्किप कर सकते हैं, नो इश्यूज़। फिर आपका जो इम्पोर्टेंट आ जाता है वो आ जाता है आपका 17। ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि जो गवर्नड है गवर्नमेंट, ये डिनोट क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। ये आपको पता होना चाहिए, इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। इंडिया की डेफिनेशन कहाँ दी गई है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें जो है ये एक्सक्लूडिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अभी नहीं रहा है, इसको याद रखना है आपको। तो ये डेफिनेशन भी हो सकता है कि पूछी जाए, याद रखिएगा। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज जज, ये आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है कि हु इज जज। जज डिनोट्स नॉट ओनली एवरी पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज जज बट आल्सो एवरी पर्सन। ऐसा नहीं है कि जिसको कोर्ट में जज बना दिया गया वही जज हो। जज वो होता है जो एक जजमेंट दे सकता है। हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव इन एनी लीगल प्रोसीडिंग सिविल और क्रिमिनल एट डेफिनेटिव जजमेंट, जो जजमेंट दे सकता है, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, वही जज है। यानी कि जज एक डेफिनेटिव जजमेंट जो दे सकता है वही जज है। इसके इलुस्ट्रेशन जरूर देख लीजिएगा, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। आगे चलते हैं। कोर्ट ऑफ जस्टिस, द वर्ड्स कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट्स अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली अलोन और अ बॉडी। देखिए कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है, ये किसी जज को ही डिनोट करता है जो कि क्या करता है, कोई डिसीजन देता है। यहाँ से वैसे इंडेक्स बेस्ड होता है, इतना याद रखिए। मद्रास कोड में ना ये याद रखना है यहाँ पे कि जो कोर्ट ऑफ जस्टिस, पंचायत जो है वहाँ पे कोर्ट ऑफ जस्टिस में आती है। ये क्वेश्चन कभी बन सकता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन। नाउ पब्लिक सर्वेंट एक आपका इंपॉर्टेंट आ जाता है। ये पूरा का पूरा सेक्शन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टोटल यहाँ पे जितने दी गई हैं आपके कि कौन कौन पब्लिक सर्वेंट होंगे, टोटल 12 टाइप की यहाँ पे दिए गए हैं कौन कौन होंगे। इनको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा पब्लिक सर्वेंट को। आगे चलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड्स, इसको स्पेशली इसकी तीनों एक्सप्लेनेशन भी जरूर देखना है। 21 पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। नाउ 22 पे चलते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसकी डेफिनेशन यहाँ से नहीं आती जनरली। ये कहाँ से आती है, ये आती है आपकी इसे बोलते हैं अपना ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट से आती है। तो इसको फिर भी एक बार पढ़ लीजिएगा। एक्सेप्शन इसमें जो दे रखे हैं भाई, थिंग्स अटैच टू द अर्थ परमानेंटली फास्टेंड, ठीक है। रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, ये इंडेक्स बेस्ड है। इसको आप उसके साथ पढ़ते हैं हम थेफ्ट के साथ में, इसको भी थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। उसके बाद 24 डिसऑनेस्टी, 25 फ्रॉडलेंटली। देखिए यहाँ को भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं कहेंगे हम इनको हम 3 कैटेगरी में अपने क्वेश्चंस डिवाइड करते हैं। एक है कुड नो, जिसको आपको जानना चाहिए, जान सकते हैं। शुड नो, आपको ज़रूर जानना चाहिए। एंड मस्ट नो, जिसको आपको पता होना ही होना चाहिए। कुड नो को नहीं पता करें तो चलेगा, शुड नो को पता कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन मस्ट नो को पता करना ही करना है। तो ये क्वेश्चन जो आपके आते हैं ये आपके
शुड नो में आते हैं। उसके बाद आ जाइए काउंटरफिट, ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। इससे इम्पॉर्टेंट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो एक्सप्लेनेशन 1 है, इट इज़ नॉट असेंशियल टू काउंटरफिटिंग दैट द इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट, ये आपके यहाँ से इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ये क्वेश्चन बन सकता है, इसको आपको ध्यान देना है। एक्सप्लेनेशन 2 को भी एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा, लेकिन जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो आपकी एक्सप्लेनेशन नंबर 1 यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए डॉक्यूमेंट को देख लीजिएगा एक बार। डॉक्यूमेंट क्या होता है? डॉक्यूमेंट आप हालांकि इंडियन एविडेंस एक्ट में भी पढ़ते हैं, सेक्शन 3 में। देखिए, द वर्ड डॉक्यूमेंट डिनोट्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स बाय मोर देन वन दोज मीन्स इंटेंडेड टू बी यूज्ड। इसका एक बार इलुस्ट्रेशन जरूर देख लीजिएगा। नाउ 29A, ये क्या है आपका? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। इसको आईटी एक्ट जो आपका आया था 2000 में, उसमें इसको ऐड किया गया था। इतना आपको याद रखना कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी डॉक्यूमेंट से आपको पता होना चाहिए। 30 को बस ऐसे पता होना चाहिए आपको कि भी इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ से कोई क्वेश्चन जनरली नहीं बनता है। 31, 32, 33 तक आपको सिर्फ आपके सिंगल स्टडी की ज़रूरत है। ज़्यादा एक बार मोटे तौर पर भी पढ़ लेंगे तो आपके माइंड में रहेगा कि कौन सा सेक्शन है। नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन इज़ सेक्शन 34। देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं कॉमन इंटेंशन की, और एक चीज़ होती है कॉमन ऑब्जेक्ट। ये हम कहाँ बात करते हैं? ये हम बात करते हैं 149 में। सेक्शन 149 में हम कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करते हैं और यहाँ कॉमन इंटेंशन की बात करते हैं। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से, क्योंकि इससे बहुत सारे केस लॉज इसके ऊपर हैं। आप केस लॉज भी देख लेना, ठीक है। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट कभी कभी पूछी जाती है चीज़ कि भी इसे इंसर्ट कब किया गया था। ये चीज़ कई बार आ जाती है। देखिए, जब आईपीसी बना था तब ये नहीं था। 1870 में जो अमेंडमेंट किया गया, अंग्रेज़ों के टाइम पे हुआ था, तब इसको इंसर्ट किया गया था। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, ये आती है इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। इसको आपको याद रखना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, इसको नहीं भूलना है। यही आपको याद होना चाहिए, ये इसका जिस्ट है बिल्कुल। आगे चलते हैं। 35 स्किपेबल है, सिमिलर इंटेंशन की बात करता है, फिर भी देख लें तो अच्छा है। 36 अगेन आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसकी स्पेशली जो इलस्ट्रेशन है ये आपकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा आप एक बार। 37 बात करता है कॉपरेशन वन ऑफ सेवरल एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस। इसकी भी ना एक बार इलस्ट्रेशन पढ़ लेगा, इसमें स्पेशली इलस्ट्रेशन बी और सी को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपकी क्वेश्चन बन सकती हैं, ये आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये दोनों की दोनों आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन मैं इनको कहूँगा, इनको जरूर देख लें। इनसे कभी कभी इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद अब 38, 39 इनको भी एक बार पढ़ लेंगे तो सही रहेगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट आ जाता है वो आपका आ जाता है। चलिए 39 जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका इंडेक्स बेस्ड ही मैं कहूँगा कि आपका इंडेक्स बेस्ड ही क्वेश्चन बनता है, लेकिन आप इसका भी इलस्ट्रेशन ज़रूर देख लें। इलस्ट्रेशन से माय डियर फ्रेंड्स मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन बन जाते हैं। ये मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, ऑफेंस। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगेन दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। और देखो ऑफेंस और कहीं भी आपने पढ़ा होगा, जी हाँ बिल्कुल आपने पढ़ा है। सीआरपीसी जब आप पढ़ते हैं तो उसके सेक्शन के 2 सब सेक्शन N में आपने ऑफेंस की डेफिनेशन पढ़ी है, ठीक है। तो इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको एक बार ज़रूर देख लें। 41, 42, 43 ये आपके लिए बस एक बार ऐसे देख लीजिएगा। इंजरी को जरूर देख लीजिएगा, लाइफ, डेथ, यहाँ से जितने को मैं बोल रहा हूँ ये आपके अप टू 49 तक ये इंडेक्स बेस्ड आते हैं। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ आपके यहाँ जरूर क्लियर करना चाहूँगा कि जो 44 है आपका, इसमें एक चीज़ स्पेशली ध्यान रखना, आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पहले आया हुआ है। ये क्या कहता है कि भाई इंजरी किसको हो सकती है? क्या जिस चोट लगना है इंजरी है? नहीं, ये इंजरी बॉडी में हो सकती है, माइंड में हो सकती है, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी में हो सकती है। ये चारों जो आपके एलिमेंट हैं ये आपको पता होने चाहिए। इनसे क्वेश्चन बहुत बार बना है, एक बार नहीं। ये आपके चारों के चारों एलिमेंट्स आप ज़रूर ध्यान रखें। चलिए आगे चलते हैं अपने इसके साथ। उसके बाद अप टू 52 तक आपको सिर्फ एक बार इनको
देख लीजिएगा, इनको देख लीजिएगा, इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा बनते हैं। 52 हार्बर, देखिए 52 में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि भाई जो हार्बर है ये कब आया था, तो ये 1942 में इसको इंसर्ट किया गया था, 1942 में, ये आपको पता होना चाहिए। सेक्शन 157 एंड सेक्शन 130, ठीक है, इन द केस इन विच द हार्बर इज गिवन बाय द वाइफ और हस्बैंड ऑफ द पर्सन हार्बर्ड, वर्ड हार्बर इंक्लूड्स, तो हार्बर कैसे माना जाता है, जब आप किसी को शेल्टर, फूड, ड्रिंक, मनी, क्लोथ्स, आर्म्स, एम्युनिशन और एनी मीन्स ऑफ कन्वीनियंस देते हैं और असिस्ट करते हैं किसी व्यक्ति को, ठीक है, तो वहाँ पे आपको हार्बर माना जाता है। टू इवेड एप्रीहेंशन, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, ये भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला यहाँ पे देखिए हमारा जनरल एक्सप्लेनेशन का जो पार्ट है वो खत्म हो जाता है। इसके आगे हम बात करने वाले हैं पनिशमेंट्स की, चैप्टर 3। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से फ्रॉम द पार्ट चैप्टर 2 जनरल एक्सप्लेनेशंस आपके कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं पनिशमेंट्स की। पनिशमेंट्स में देखिए पनिशमेंट कितने टाइप की होती हैं, अभी पनिशमेंट 5 टाइप्स की टोटल पनिशमेंट्स हैं इंडिया के अंदर, टोटल 5 टाइप्स की हैं। इसमें से पनिशमेंट जो सेकंड थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्डली को यहाँ से हटा दिया गया था, ठीक है, इसको 1949 में ओमिट कर दिया। ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ की पनिशमेंट थी यहाँ पे, जो अंग्रेज देते थे भारतीयों को गुलाम समझ के। तो अभी हमारे पास 5 तरह की हैं। अभी यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इंडिया में कौन सी थ्योरी फॉलो होती है, पनिशमेंट की थ्योरी कौन सी फॉलो होती है, तो इंडिया के अंदर रिफॉर्मेटिव थ्योरी फॉलो होती है। इसको आप नोट कर लें अपने वेयर एक्ट में। एक केस नोट डाउन कर लीजिए, नारोत्तम सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है, ये केस यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। AIR 1978 का केस है, सुप्रीम कोर्ट 1542। तो ये रिफॉर्मेटिव थ्योरी की बात जो है यहाँ पे कही गई थी, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कौन सी थ्योरी होती है, तो यहाँ से आपके ये बन जाते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 53A, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस टू द ट्रांसपोर्टेशन। ये आपका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसको आप स्किप कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन जनरली नहीं बनता है। बट अभी जो 54 और 55 हैं ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपको बता रहा हूँ, इनको आप CRPC के साथ पढ़ते हैं। 54 एंड 55 बात करेंगे कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ की। 54 में इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि यहाँ पे तो ऑफेंडर की कंसेंट नहीं चाहिए किसी गवर्नमेंट को। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है। कम्यूट द पनिशमेंट फॉर एनी अदर पनिशमेंट प्रोवाइडेड दिस कोड, बट डेथ सेंटेंस को किसी में भी कम्यूट कर सकती है जो इस कोड में दी गई है ऐसी किसी पनिशमेंट में। अब यहाँ एक कन्फ्यूजन हो जाता है 55 में। 55 को हम पढ़ेंगे 57 के साथ ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो सके। देखिए यहाँ पे कहता है कि इन एवरी केस इन विच सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ शैल हैव बीन पास्ड the appropriate government may without consent of the offender commute the punishment of imprisonment either discipline for a term not exceeding 14 years। यहाँ 14 years आ गया है। अभी देखिए यहीं से हम चलते हैं थोड़ा सा नीचे, 57 को देखेंगे इसी के बाद, यहीं से हम डायरेक्ट 57 देखेंगे। ये कह रहा है कि फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट, इन कैलकुलेटिंग द फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट imprisonment for life shall be reckoned और as equivalent to imprisonment for 20 years। भाई आप यहाँ बोल रहे हो 20 साल, वहाँ बोल रहे हो 14 साल। तो देखिए दो चीज़ें आपको याद रखनी जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनको नहीं भूलना है आपको। जब हम बात करेंगे कम्यूट करने की, यानी कि सेक्शन 55 में, तो वहाँ पे जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है आपकी, उसको आपको 14 ईयर्स काउंट करना है। जब हम बात करेंगे फ्रैक्शनिंग की, फ्रैक्शनिंग क्यों चाहिए भाई, कहीं पे आपको फाइन कैलकुलेट करना है पनिशमेंट के हिसाब से, तो भाई जब ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम लिमिट ऑफ दैट पनिशमेंट अगर कुछ कैलकुलेशन करना है तो वहाँ फ्रैक्शनिंग कहाँ होगी, 57 के हिसाब से होगी, और वहाँ पे जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है वो आपकी 20 ईयर्स होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, इन दो चीज़ों को आप याद रखिए।
आप कभी नहीं भूलेंगे इन दोनों सेक्शंस को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 ये बताता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, इसको एक बार देख लीजिएगा। 56 रिपेल कर दिया गया है, ये यूरोपियंस और अमेरिकन्स के लिए था, हमारे लिए नहीं था। याद हो आपको, यहाँ पे हमने सीपीसी में बात की थी। 56 में महिलाओं को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है सिविल मामलों में, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में हमने बात की थी किसकी, कि इम्पॉसिबल एक्ट, भाई अमेरिकन और उनको देना भी एक इम्पॉसिबल काम था। तो देखिए कितने कोरिलेटेड है सारे एक्शन से, सभी सेक्शंस आपस में। खैर हम यहाँ डाइवर्ट नहीं होंगे, बस मैं एक ऐसे ही बता रहा था ताकि थोड़ा सा टॉपिक भी चेंज हो जाए। 59 को तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। 60 पे आप आ जाइए कि सेंटेंस में बी गिवन इन सर्टेन केस ऑफ इम्प्रिजन। भाई कैसे दे सकते हो आप, पूरा रिग्रेस दे सकते हो, सिंपल दे सकते हो, होली पार्टली या होली रिग्रेस दे सकते हो, ये सिर्फ इंडेक्स बेस्ड इंपॉर्टेंट है। नाउ 63 जो है आपका, ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है, जहाँ से क्या है कि भाई कितना अमाउंट दे सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो भाई कोई भी एक्सप्रेस नहीं किया गया है कितना अमाउंट ऑफ फाइन जो है ऑफेंडर का, ये अनलिमिटेड है। तो अनलिमिटेड तो मार डालोगे क्या, बहुत ज़्यादा हो सकता है किसी के ऊपर, कैसे देगा आदमी। बट इट शैल नॉट बी एक्सेसिव, साथ ही जोड़ दिया गया है कि एक्सेसिव नहीं होगा भाई, इस बात की चिंता ना करें, एक्सेसिव नहीं होगा यहाँ पे। चलिए 64 कहता है कि सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। हमने 57 में फ्रैक्शनिंग क्यों की लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, उसकी बात हम यहाँ करेंगे। देखिए जब किसी भी ऐसे केस में जहाँ ऑफेंस पनिशेबल है, इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन दोनों के साथ, यानी कि इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन, उसको दोनों चीज़ें पे करनी हो, मतलब सज़ा भी काटनी हो, जुर्माना भी देना है। तो in which the offender is sentenced to fine whether with or without imprisonment, and in every case of an offence punishable with an imprisonment or fine or with fine only, it shall be competent to the court which sentence such offender to direct by sentence that in default of payment। यहाँ आप ध्यान दीजिए, हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं जिससे हमें और अच्छी चीज़ें याद आएंगी। इन डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ द फाइन, फाइन की पेमेंट नहीं की है, ऑफेंडर शैल सफर इम्प्रिजनमेंट फॉर ए सर्टेन टर्म विच शैल बी इन एक्सेस ऑफ एनी अदर इम्प्रिजनमेंट टू विच ही मे हैव बीन सेंटेंस, टू विच ही मे बी लाइबल अंडर अ कम्यूटेशन ऑफ अ सेंटेंस। देखिए यहाँ पे इसने बड़ी अच्छी बात कही है कि अगर भाई कोई नहीं देता है फाइन तो उसको जो सज़ा मिलेगी वो उसके प्लस में मिलेगी। मान लीजिए, इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए किसी को 10 साल की सज़ा और 10 ईयर्स, इसको सॉरी यहाँ नहीं लिख पाए, यहाँ लिख लेते हैं हम 10 ईयर्स का, ये हम ये बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 10 ईयर्स प्लस आप उसको कोई भी एक फ़ाइन लगा है, कोई भी अमाउंट, अभी उसने फ़ाइन पे नहीं किया तो उसको जो पनिशमेंट मिलेगी वो इसमें प्लस हो जाएगी, 10 प्लस जाएगी। ना कि पहले होता था ना कि एक सब्सिक्वेंट इम्प्रिजनमेंट होती थी, एक आपकी कंकरेंट होती है, तो कंकरेंट नहीं रहेगी, सब्सिक्वेंट होगी, वो 10 प्लस में जाएगी। ऐसा नहीं है कि भाई 10 साल थी 6 महीने उसके चक्कर में होगी तो इसके साथ साथ कट गई, 10 में ही छूट गया, ऐसा नहीं होगा। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी है आपको। नाउ 65 इट्स अगेन इम्पॉर्टेंट। 64, 65 और 67 ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इन पर जरूर ध्यान दीजिएगा। 65 में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आती है कि भी जो 1/4 से ज़्यादा, जैसे अब यही जो फाइन था वो 1/4 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। 1/4 10 का कितना हो जाएगा, अराउंड 2.5 ईयर्स, यानी कि 2.5 साल। भाई 2 साल 6 महीने से ज़्यादा पनिशमेंट उसको उसके उसमें नहीं देनी है। चलिए 66 देख लेते हैं। इसको भी पता होना चाहिए कि भी कैसी देंगे ये जो सज़ा हम कह रहे हैं प्लस के बाद वाली फाइन के लिए जो आप दे रहे हो, ये कैसी दोगे जो 10 प्लस में जाएगी। भाई ये रिग्रेस भी हो सकती है और सिंपल भी हो सकती है, बट इतना याद रखना यहाँ पे, अगर सिर्फ आप इससे ओनली फाइन इज पनिशेबल, वहाँ फाइन नहीं दिया तो वहाँ सिर्फ सिंपल रहेगी। व्हेन द ऑफेंस इज पनिशेबल ओनली विद द फाइन and in default of the payment the accused must be given imprisonment, a simple imprisonment, वहाँ रिग्रेस नहीं रहेगी। ये आप याद रखना, ये क्वेश्चन ही पहले आ चुका है। 67 देखिए कैलकुलेशन करता है नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, जहाँ पे सिर्फ फाइन है, ओनली फाइन है। अगर ऑफेंस पनिशेबल है विद फाइन ओनली, द इम्प्रिजनमेंट विच कोर्ट इम्पोज्ड इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट
शैल बी सिंपल, जो मैंने आपको अभी अभी बताई वो लाइन यहाँ पे ये लिखी हुई है, इसको ध्यान दे लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे आ जाती है, जहाँ से क्वेश्चन बना है कई बार। और दूसरा यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कैलकुलेशन दी गई है, इस कैलकुलेशन को ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेशन कैसे है कि कैसे एक्सीड नहीं होगा। देखिए 2 months व्हेन अमाउंट ऑफ फाइन शैल नॉट एक्सीड 50 रुपीज़। अगर 50 रुपये से कम है फाइन, 50 रुपये से कम है तो 2 month की होगी। ठीक है, ये इन पे ध्यान, यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी बन सकता है, इनको अपने बैरेक्ट में से अंडरलाइन कर लें। 2 months 50 रुपीज़, ठीक है, 4 months 100 रुपीज़, एंड फॉर एनी टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 months इन एनी अदर केस। अगर 50 रुपये से तो ज़्यादा है, लेकिन 100 रुपये से क्या है भाई, कम है आपका फाइन, उस केस में आपको 4 महीने की सज़ा मिलेगी। और अगर 100 रुपीज़ से फाइन थोड़ा सा ज़्यादा है तो इस केस में 6 month मिलेगी। इस कैलकुलेशन का आप ज़रूर ध्यान रखें, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। 68 69 को एक बार देख लीजिएगा, इसमें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 69 का इलुस्ट्रेशन, इलुस्ट्रेशन तो आप कोई भी मिस ना करें, मेरी मान लो इलुस्ट्रेशन को तो एक बार ज़रूर पढ़ लें। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और वो बिल्कुल आपके लिए हलवे के जैसा हो जाएगा अगर आप उसको पढ़ के गए हैं, क्योंकि बिल्कुल आपके सामने रखा होगा। चलिए 70 और 71 को एक बार देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं आता है। इंपॉर्टेंट आपका फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 73, सोलिटरी कन्फाइनमेंट की यहाँ बात करता है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, मैं तो कहूँगा बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप ज़रूर ध्यान दें। यहाँ पे क्या है कि नॉट एक्सीडिंग 3 months इन होल, एक बार में 3 महीने से ज़्यादा टोटल उसकी पेमेंट नहीं जानी चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है। बाकी आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा एक बार। एंड नॉट एक्सीडिंग 1 month इफ़ द टर्म ऑफ हिमरेज शैल नॉट एक्सीड, 6 महीने से कम की सज़ा अगर है तो 1 महीना। अगर मान लीजिए 2 महीने से ज़्यादा नहीं होगा, अगर जो 6 month से और 1 साल के बीच में है, 1 month है अगर आपकी पनिशमेंट 6 month से अगर कम है, ये हमारी सॉलिटरी पनिशमेंट है, ये वो है। 2 month तक हो सकता है अगर हमारी 6 महीने से लेकर 1 साल तक है, इन दैट कंडीशन। और 3 महीने मैक्सिमम, यहाँ इसने यही तो कहा, यहाँ क्या कहा, ये देखिए इसने कहा था कि 3 महीने से ज़्यादा तो होगी नहीं भाई, अगर वो 1 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट उसको मिली है, इम्प्रिजनमेंट मिला है, इन दैट केस। ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इन पॉइंट्स का आप जरूर ध्यान दें। दिस इज आल्सो कैटेगराइज्ड एज मस्ट नो क्वेश्चन, जो हमने बात की थी। 74 को भी एक बार देख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन देखिए जनरली बन जाता है कभी कभी कि इन एग्जीक्यूटिंग अ सेंटेंस ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सच कन्फाइनमेंट शैल इन नो केस एक्सीड 14 days एट अ टाइम। एक बार में भी 14 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। विद इंटरवल्स बिटवीन द पीरियड, देखिए जितना उसको मिला है, मान लीजिए 14 days मिला है तो 14 days का गैप होगा दूसरी बार सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिलने से। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट आपको पता है ना क्या होती है, काल कोठरी में डाल देना, एकांतवास टाइप में रहता है आदमी वहाँ पे। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो अवेलेबल भी है, वो भी आप देख सकते हैं, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर उसमें ये शैल नॉट एक्सीड 7 days इन एनी 1 month, एक महीने में 7 दिन से ज़्यादा नहीं होगा, और वहाँ भी इंटरवल उतना ही होगा जितने इंटरवल उसको मिला है। ये यहाँ पे बस ध्यान देने की चीज़ है। इसको देख लीजिए, 75 स्किपेबल है, कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ सकते हो आप। अभी आप आ जाइए अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, जनरल एक्सेप्शन, विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स आल्सो एंड फॉर द एडवोकेट्स आल्सो। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ जाता है। अभी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अपनी। देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। भी मिस्टेक किस चीज़ की हो सकती है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो सकता है, और एक आपका हो सकता है मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट देखिए 76 को हमेशा आप पढ़िए 79 के साथ, ये आपको हमेशा याद रखना है। और 77 और 78 को आप एक साथ पढ़ेंगे। 76 है मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात करते हैं, 76 79, 77 78 बात करते हैं आपके जहाँ पे कोर्ट इन्वॉल्व हो जाता है। 77 में है एनी एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, और एनी एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। अब मान लीजिए आपके लिए कोई आ जाता है कि भाई कोई जल्लाद है,
ठीक है, अभी शबनम को फांसी होने वाली है, प्रेसिडेंट साहब ने उसकी जो दया याचिका खारिज कर दी है। तो यहाँ पे क्या है, क्या उस जल्लाद को, पवन जल्लाद ने अभी अभी पहले भी फांसी दी थी, तो जो पवन जल्लाद है क्या उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए मर्डर की? उसने भी तो किसी को मारा है, लेकिन नहीं, वो 78 की वजह से बच जाता है। तो हैंगमैन की जब बात आ जाती है तो 78 में आपको याद रखना, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी इनको तो एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद है ये 79 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली इसका इलुस्ट्रेशन डायरेक्ट क्वेश्चन भी कई बार आया है। 80 बात करता है एक्सीडेंट की, 81 बात करता है आपका एक्सप्लेनेशन का। किसी इलुस्ट्रेशन आपको किसी भी जनरल एक्सेप्शन का नहीं छोड़ना है। 81 कहता है कि एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म, जब मान लीजिए भाई एक छोटा नुकसान होना है, एक बड़ा नुकसान होना है, तो भाई बड़े को बचाने के लिए आपने छोटे को मार दिया। इन दैट केस, यानी कि यहाँ पे 50 लोग मरने थे आपके एक्ट से और यहाँ पे 10 मरने थे, और एक्ट ऐसा था जो कि अनअवॉइडेबल था, किसी भी कंडीशन में अवॉइड नहीं हो सकता था, गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे। इन दैट कंडीशन आपने क्या 10 लोगों वाली के अंदर अपनी गाड़ी ठोक दी, 10 लोग मारे गए 50 को बचाने के लिए। तो इन दैट केस आपका जो है 81 में डिफेंस मिल जाता है आपको। इसका इलुस्ट्रेशन जरूर देख लीजिएगा एक बार। आगे चलते हैं 82 पे, एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज। देखिए ये क्या बात करता है, डोली इन कैपेक्स, यही क्वेश्चन आता है हर बार। डोली इन कैपेक्स की बात करता है ये कि 7 साल से कम आयु के बच्चे के द्वारा किया कोई भी अपराध नहीं होता है, ये आप याद देना है। 83 बात करता है 7 to 12 ईयर्स, 7 से 12 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ डिपेंड करता है उसके सब्सिक्वेंट कंडक्ट के ऊपर, भाई उसने मैच्योरिटी लेवल अचीव किया है कि नहीं किया है, इन सब चीज़ों के ऊपर। 84 इसके लिए आपको याद होगा हमने बात की थी मैकनैथन्स केस। ठीक है, यहाँ पे आपके क्या है 5 क्वेश्चंस डाले गए थे, 5 क्वेश्चंस है, पूरे वर्ल्ड इसको फॉलो करता है। मैकनैथन्स रूल बोला जाता है इनको, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है यहाँ पे। तो मैकनैथन्स में देखिए यहाँ पे 2 तरह की बातें की गई थी, मेडिकल इंसैनिटी और आपकी लीगल इंसैनिटी के बारे में। तो इसके बारे में हमने डिटेल में बात की थी जब हमने इसका फुल वीडियो बनाया था, उसको हम आप जाके एक बार ज़रूर देख लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैकनैथन केस बिल्कुल ना भूलें इसके लिए, और इसको एक बार पढ़ लें। 85 बात करता है एक्ट ऑफ पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट इंटॉक्सिकेशन, ये पढ़ लें, लेकिन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट 86 हो जाता है कि ऐसी जनरल एक्सेप्शन जिसको डिफेंस के तौर पे नहीं लिया जा सकता। 86 क्योंकि यहाँ पे जो है जो अगेंस्ट हिज विल और नॉलेज नहीं होता है, यहाँ जो इंटॉक्सिकेशन है उसमें इंडिविजुअल की मर्जी रहती है, यही एक कारण है। चलिए 87 पे चलते हैं, एक्ट नॉट इंटेंडेड और नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट, इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। 87 से लेकर के 92 तक सारे कंसेंट की बात करते हैं, इन सबको पढ़िए, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट। अभी हम सबको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं, तो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जो प्रोवाइजो 89 में आते हैं यही प्रोवाइजो आपके 92 में भी आते हैं, और कंसेंट की सबसे जो डेफिनेशन आती है वो आता है आपका 90। ये क्वेश्चन पहले एमपी में ही यूडीसी में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसको आपको कंसेंट ऑफ इनसेन पर्सन, कंसेंट ऑफ अ चाइल्ड अंडर द फियर ऑफ इंजरी एंड अंडर अ मिसकंसेप्शन ऑफ द फैक्ट, इन सब 4 चीज़ों को यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है आपको। ये 4 चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, तो तभी फ्री कंसेंट, ये फ्री कंसेंट के नाम से ही आएगा ये क्वेश्चन कि फ्री कंसेंट कहाँ डिफाइन की गई है, सेक्शन 90 में डिफाइन की गई है, तो इसको ज़रूर देख लें एक बार। देखिए 92 में हमने बात की थी, सेक्शन 89 वाले ही यहाँ पे वो हैं। इसकी जो ये इलुस्ट्रेशंस दी गई है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं यहाँ पे। इलुस्ट्रेशंस आप ज़रूर देख लें इसकी, स्पेशली इसके इलुस्ट्रेशन सी, ए और डी, ये इलुस्ट्रेशन तो 100% देख के जाएं, इनसे क्वेश्चन बहुत बार बनता है। 93 बात करता है कम्युनिकेशन इन गुड फेथ, आपने भाई इसका इलुस्ट्रेशन देख लें, इलुस्ट्रेशन इसका ज़रूरी है। और ये जनरल एक्सेप्शन तो मैं तो कोई भी ऐसा सेक्शन है जिसको आप स्किप कर सकें, आपको सारे सेक्शन पढ़ने हैं। 94 का जो भैया देखिए यहाँ पे क्या है, इसके दोनों के दोनों एक्सप्लेनेशन ना मैं कहता हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये जो आपका एक्सप्लेनेशन 2 है, ये तो कई बार कई स्टेट्स के जुडिशरी में पूछा गया है कि बेटा डकैत के गैंग ने किसी को पकड़ लिया, उसको बोला कि इसका लॉक तोड़ दो, तो क्या उसने ऑफेंस किया।
यहाँ हम ड्यूरेस की बात करते हैं। डियर फ्रेंड्स, अभी आप ना एक मैक्सिम नोट कर लीजिए यहाँ पे, नॉन मिनिमिस नॉन क्यूरिट लेग्स। इससे बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये सेक्शन 95 से रिलेटेड बात करती है कि एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म यानी कि ट्रिफलिंग एक्ट की। नथिंग इज एन ऑफेंस बाई ए पर्सन दैट इट कॉज इन, भाई बहुत स्लाइडली किसी को धक्का मुक्का लग गया तो वहाँ पे क्या ना, ऐसे कंप्लेंट्स को आप ऑफेंस नहीं मान सकते और ट्रिफलिंग एक्ट्स में आते हैं। तो इस मैक्सिम को जरूर याद रखें सेक्शन के साथ में। नाउ राइट ऑफ द प्राइवेट डिफेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन 96 to 106। यहाँ पे देखिए 96 को एक बार इंडेक्स पे देख लीजिएगा। 97 बात करता है राइट टू प्राइवेट डिफेंस की, फर्स्ट बॉडी की, सेकंड प्रॉपर्टी की, ठीक है। तो उसके बाद 98 का इलुस्ट्रेशन जरूर देखिएगा। अभी हम चलते हैं सेक्शन 99 के ऊपर। देखिए सेक्शन 99 ने आपको कुछ एक्सेप्शंस दिए हैं कि जहाँ पे आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते हैं। कहता है कि देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ऑफ ग्रीवियस हर्ट। ये जो ग्रीवियस हर्ट है ये आ चुका है पहले, ठीक है। तो इसको ध्यान देना है कि कहाँ पे, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा वो आपको कि ना तो आपको एप्रीहेंशन ऑफ डेथ था और ना ही ग्रीवियस हर्ट का था। तो आप कोई अगर आप मान लो आपको सिर्फ डरा रहा, धमका रहा है, तो आप सामने वाले को गोली नहीं मार सकते, उसकी जान नहीं ले सकते हो। तो वहाँ पे आप प्राइवेट डिफेंस का आपके पास कुछ नहीं रहता है। सामने वाले को देखिए सीधी सी बात है कि इतनी ही आप हार्म पहुंचा सकते हैं जितना हार्म आपको पहुंचने का डर है। कितने एक्सटेंट तक हम दे सकते हैं ये देख लीजिएगा, दोनों एक्सप्लेनेशन यहाँ इंपॉर्टेंट आ जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए 100 नंबर आपको बचपन से आपने सुना है कि 100 नंबर डायल कीजिए और आपके पास तुरंत पुलिस पहुँच जाएगी, ठीक है। पुलिस आ जाएगी ना आपकी, ठीक है। तो पुलिस का होता है 100 नंबर। 100 नंबर कब डायल किया जाता है? जब किसी की लाइफ डेंजर में होती है, किसी को जान को खतरा होता है। तो मतलब क्या खतरा, 100 नंबर पे क्या आ गया? खतरा आ गया। तो खतरा किसको आ गया? बॉडी को आ गया। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि बॉडी को कब किसी की डेथ कॉज कर सकते हो अपनी बॉडी के राइट प्राइवेट डिफेंस में। राइट टू प्राइवेट डिफेंस फॉर अगेंस्ट दी बॉडी, आप सामने वाले की डेथ कॉज कब कर सकते हो। तो इसमें जो दिए गए हैं वो आपको ध्यान देने हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनने के चांसेस है वो 7th के हैं। भी देखिए पहले इसमें 6 थे, अभी 7 कर दिए गए हैं। 2013 का जो अमेंडमेंट था उसमें 7th ऐड किया गया। इसी में 326A और 326B भी ऐड हुए थे, आपको याद हो, ये उन्हीं से रिलेटेड है। IPC के सेक्शंस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। जो 326A क्या कहता है? किसी पे एसिड थ्रो करने के बाद क्या पनिशमेंट मिलेगी। 26B कहता है अटेम्प्ट टू थ्रो एसिड की। तो इनको आपको ध्यान देना है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपका। नाउ 101 से क्या आ जाता है कि भाई अदर देन डेथ कितना कॉज कर सकते हो आप। इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। 102 और 103 बात करते हैं। 102 बताता है आपको कि कमेंसमेंट कब आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट होता है और कब तक कंटिन्यू रहता है। जैसे आपकी बॉडी, ये क्वेश्चन पहले आया है फ्रेंड्स, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी कमेंस एज सून एज रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी अराइज फ्रॉम एन अटेम्प्ट और थ्रेट टू कमिट द ऑफेंस though the offense may not have been committed and it continues as long as the apprehension of danger of the body continues। ये क्वेश्चन पहले आया है, डिट्टो आया है बिल्कुल। तो 102 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 103 की बात करता है कि बॉडी के बाद क्या आएगी? आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड सामने वाले की डेथ कॉज कब कर सकते हो अपनी प्रॉपर्टी के प्राइवेट डिफेंस में। तो उसमें 4 कंडीशंस दी गई हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो चारों कंडीशन देख लीजिएगा। पहला रॉबरी है, दूसरा हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट है, थर्ड मिसचीफ बाय द फायर कमिटेड इन एनी बिल्डिंग टेंट और वेसल, फोर्थली है थेफ्ट मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास अंडर सच सर्कमस्टांसेस एज मे रीजनेबली कॉज एप्रीहेंशन दैट डेथ और ग्रीवियस हर्ट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज। ये तभी हैं जब भाई वहाँ पे किसी सामने वाले की डेथ या ग्रीवियस हर्ट कॉज हो सकती है। देखिए ग्रीवियस हर्ट के मामले में या डेथ, ग्रीवियस हर्ट हमने कहाँ पढ़ा था, ये हम पढ़ेंगे 320 में। टोटल 8 टाइप्स की ग्रीवियस हर्ट दी गई हैं जिनको ग्रीवियस हर्ट माना गया है, ठीक है। तो उस केस में प्रॉपर्टी के प्राइवेट में आप सामने वाले डेथ कॉज कर सकते हैं। 104 को एक बार देख लीजिएगा, 105 भी देख लीजिएगा, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 106 को देख लीजिएगा कि जब डेडली असोल्ट है
तो देन देयर इज अ रिस्क ऑफ हार्म टू द इनोसेंट पर्सन। अब मान लीजिए आपके ऊपर किसी भीड़ ने हमला कर दिया, तो जिस सामने उस भीड़ में एक बच्चा शामिल है जो कि इनोसेंट है, तो आप अगर अपनी जान बचाने के लिए उसकी भी डेथ कॉज कर देते हैं तो वो 106 में आप वहाँ पे जर्नल एक्सेप्शन में आ जाते हैं। आपने कोई वो नहीं किया है, इसके लिए इसका इलुस्ट्रेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, देख लीजिएगा। नाउ चैप्टर 5 अबेटमेंट की बात करता है 107 टू 120 सेक्शन 107 से 120 तक इसके बारे में बात करते हैं। यह इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है कि भी अबेटमेंट ऑफ थिंग कैसे होगा। देखिए, या तो इसके 3 एलिमेंट हैं, इन तीनों को आपको ध्यान देना है। इंस्टिगेट एनी पर्सन टू डू दैट थिंग, इंगेज विद, इंस्टिगेट करता है, उसके बाद इंगेज रहता है, या इंटेंशनली एड करता है। 3 चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। पहली है इंस्टिगेशन, ठीक है, किसी को इंस्टिगेट कर दिया, फिर आप उसके साथ इंगेज हो गए और आपने उसको एड भी किया है, तो इन 3 चीज़ों से मिलके अबेटमेंट होती है। इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर देख लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन में खासकर इसका इलुस्ट्रेशन जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे 108 आपको अबेटर के बारे में बताता है, इसको पढ़ लीजिएगा। अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, इसके इलुस्ट्रेशन जरूर देख लीजिएगा। 108 के इलुस्ट्रेशन इसकी जरूर देख लीजिएगा। स्पेशली मैं आपको ए, डी और सी इन 3 को जरूर बोलूँगा कि तीनों थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सभी को एक बार जरूर पढ़ लें, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। एक्सप्लेनेशन 4 का इलुस्ट्रेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आईपीसी में मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इलुस्ट्रेशन बेस्ड ही रहते हैं। अभी देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आ जाता है 109 पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ एक्ट अबेटेड इज कमिटेड इन द कॉन्सिक्वेंस एंड वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड फॉर इट्स पनिशमेंट। उसके जैसे हम 511 के साथ इसको पढ़ते हैं, 511 में भी सेम चीज़ होती है, तो आप इसको भी एक बार देख लीजिएगा। नाउ 110 पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ पर्सन अबेटेड डज एक्ट विद डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम दैट ऑफ अबेटर। लेकिन अगर वो उसी कॉन्सिक्वेंसेज में हुआ है तो वहाँ पे अबेटर की लाइबिलिटी भी होगी। 110 और 111 ये रीड टुगेदर सेक्शन है, दोनों को ध्यान से पढ़िएगा। इसके स्पेशली इलुस्ट्रेशन जरूर देख लीजिए, इसके चारों इलुस्ट्रेशन आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इन पर आपको जरूर ध्यान देना है। यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है, स्पेशली वहाँ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देता है, तो इसको आपको ध्यान देना होगा। जैसे मान लीजिए अभी हम एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगर ए इंस्टिगेट करता है, जो सुनिएगा ध्यान से, ए इंस्टिगेट करता है बी को सी का मर्डर करने के लिए, लेकिन बी रिफ्यूज़ कर देता है ऐसा करने से, तो भी ए की लाइबिलिटी क्या होगी? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ए ने बी को बोला कि भाई आप एक काम करो, आप सी को क्या करो, मर्डर कर दो सी का, इसको ना आप गोली मार दो, ठीक है, पिस्टल लो और इसको गोली मार दो, ठीक है, पिस्टल ज़्यादा अच्छी नहीं बनी, कोई बात नहीं, तो इसको गोली मारने के लिए कह देता है। लेकिन 20 भाई साहब जो हम मना कर देते हैं, तो इन दैट कंडीशन ए की लाइबिलिटी क्या होगी अबेटर के तौर पे? तो देखिए ए क्या है भाई, उसने अबेटमेंट तो कर दिया ना, तो ए जो है वो अबेटमेंट के लिए गिल्टी होगा। क्या करने के लिए? टू कमिट दी मर्डर, ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो अबेटेड एक्ट है वो हुआ या नहीं हुआ। इसमें एक ही चीज़ आपको ध्यान देनी है कि ए को बी के बारे में, मतलब ए जो अबेट करने वाला है अबेटर है, बी जिसको अबेट किया जा रहा है उसकी नॉलेज में अगर बात आ जाती है तो अबेटर का काम वहाँ पूरा हो जाता है और अबेटर के तौर पे वो गिल्टी होगा। ये इसीलिए जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया ये कई सारे आपके एमपी जुडिशरी में आया है 2011 में, 2007 में यूपी जुडिशरी में आया है, झारखंड के एपीपी में आया है, दिल्ली एपीपी में आया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो इनसे ना बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं। 112 को देख लीजिएगा, स्पेशली वही इलस्ट्रेशन बेस्ड है, इसको भी जब भी अबेटर कितना लायबल होगा जब कम्युलेटिव पनिशमेंट फॉर एक्ट अबेटेड एंड एक्ट डन, इसको जरूर देखिएगा। उसके बाद फर्दर इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है, एक बार तो आपने पढ़ ही लिया होगा। नाउ यू कम टू दी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ये 1913 में आया है, 1913 में इसको ऐड किया गया था यहाँ पे, ठीक है, इसका इतना याद रखना है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120B में इसकी पनिशमेंट की बात की गई है। जब कोई भी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कोई इलीगल एक्ट करते हैं, कोई ऐसा एक्ट करते हैं विच इज़ नॉट इलीगल बाय इलीगल मीन्स, ठीक है, भाई एक्ट तो इलीगल नहीं है लेकिन उसको इलीगल तरीके से किया जा रहा है, तो उस केस में भी वो कॉन्स्पिरेसी मानी जाएगी। और कॉन्स्पिरेसी की सज़ा का प्रावधान दिया गया 120B में, इसको भी देख लीजिएगा। अभी आ जाते हैं चैप्टर 6 ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, 121 से 130 तक इसके बारे में हम बात करते हैं। वेजिंग वार, अटेम्प्ट टू वेज वार और अबेटिंग वेजिंग वार, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा।
ठीक है, इलस्ट्रेशन भी इसका सिंपल है, आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कलेक्टिंग आर्म्स एंड विद इंटेंशन ऑफ वेजिंग वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इनका मेयर प्रिपरेशन ही पनिशेबल हो जाता है, इसके लिए अटेम्प्ट की ज़रूरत नहीं होती है। 123, 124 भी जो है आपका इसका मेयर प्रिपरेशन इज़ पनिशेबल, ये आपको याद देना है। 124 पढ़ लीजिएगा एक बार, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। 124A आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है, राजद्रोह की बात करता है। अभी CAA हुआ था, फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, तो करंटली जो सिचुएशन है कंट्री में उसमें कई सारे केसेस फाइल हुए हैं 124A को लेकर के, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। इसके तीनों एक्सप्लेनेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। और देखिए सीधी सी बात है कि कोई भी अपने वर्ड्स के द्वारा आइदर स्पोकन और रिटन बाय साइंस और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन or otherwise brings to attempt to bring into the hatred or contempt or excites or attempt to excites disaffection towards the government of India। ठीक है, तो इसको जरूर देखिएगा, ये मैं यहाँ पे कहूँगा कि दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन दिस टाइम। जैसे अभी जिस तरह से MP जुडिशरी में बहुत चांसेस हैं इसके आने के, उसके बाद यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर विल बी द चैप्टर 7, ये 131 से 140 तक बात करता है, इसको एक बार देख लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ नहीं है कुछ। चलिए हम इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, अभी हम चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ। 8 ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। यहाँ से क्वेश्चन उठना ही उठना है, सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहला अनलॉफुल असेंबली, आपको पता होना चाहिए कहीं भी 5 या उससे ज़्यादा व्यक्ति मिलते हैं तो भी वहाँ पे अनलॉफुल असेंबली होती है। कॉमन ऑब्जेक्ट को लेकर अगर वो होते हैं और कोई इलीगल एक्ट करते हैं तो उसे अनलॉफुल असेंबली कहा जाता है। टोटल इसमें 5 तरह के एलिमेंट्स दिए गए हैं, ये आपको पता होने चाहिए, इसको पढ़ लीजिएगा। भाई अगर मेंबर बनने की बात करें, अगर जो अवेयर ऑफ द फैक्ट्स, इसको ध्यान दीजिए, बीइंग अवेयर ऑफ द फैक्ट्स का पता होते हुए भी अनलॉफुल असेंबली का मेंबर बनता है, इंटेंशनली ज्वाइन करता है और बना रहता है तो उसे अनलॉफुल असेंबली का मेंबर कहा जाएगा। उसको पनिशमेंट दी जाएगी 6 मंथ्स और विद फाइन और बोथ। तो 114, 42, 43 बिल्कुल इतना वही है। 144 बात करता है कि जहाँ पे डेडली वेपन के साथ में कोई आ जाता है तो वहाँ पे उसको 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। अभी आ जाइए 145, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट आ जाता है 146 राइटिंग। 146 को देखिए, आपको याद होगा हम कॉमन ऑब्जेक्ट की बात 149 में भी करते हैं, 146 में, और सेक्शन 34 में हम कॉमन इंटेंशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एक अनलॉफुल असेंबली है। 146 में देखिए क्या रहेगा कि भाई अनलॉफुल असेंबली बनी प्लस उसमें आपने वॉयलेंस जोड़ कर दिया, यानी कि पहले आपने एक अनलॉफुल असेंबली की, फिर आपने उसमें एक वायलेंस कर दिया, तो वो क्या बन गया, वो आपके राइटिंग हो गई। ठीक है, 146 हो गया वो। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, 146 हो गया। पनिशमेंट दी गई 147 में कि 2 साल या उससे ज़्यादा, दोनों फाइन दोनों हो सकते हैं। अगर आर्म डेडली वेपन के साथ हैं तो भाई यहाँ पे 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान दिया गया है, फाइन या दोनों एक साथ किए जा सकते हैं। भाई 149 अभी बात करता है कॉमन ऑब्जेक्ट की। सेक्शन 34 को हमेशा सेक्शन 149 के साथ समझा जाना चाहिए, ये बात हमने 34 में भी की थी। ठीक है, दूसरी बात क्या आती है यहाँ पे, 150 को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आ जाता है आपका एफरे क्या होता है, आप सीधे सीधे चलिए 159 के ऊपर। 146 को हमेशा 159 के साथ आप पढ़िएगा, एफरे के बारे में बात करेगा। एफरे क्या होता है, जहाँ पे 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। देखिए 146 में क्या था भाई, एक अनलॉफुल असेंबली तो 5 या उससे ज़्यादा आदमी चाहिए। 159 में ऐसा नहीं है, उसमें सिर्फ 2 या उससे ज़्यादा आदमी होंगे तो भी एफरे हो सकता है। यहाँ पब्लिक पीस क्या होनी चाहिए, डिस्टर्ब होनी चाहिए, एक इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। ठीक है, तो उनको बोला जाएगा उन्होंने एफरे कमिट किया है। फाइन कभी कभी पूछा जाता है तो 100 रुपीज़, 100 रुपये तक का फाइन यहाँ प्रावधान दिया गया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोनों ही सेक्शन। अगला चैप्टर, चैप्टर 9 रिलेटिंग टू द पब्लिक सर्वेंट। देखिए जब से प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 आया है तो इसमें से सारे के सारे रिपेल कर दिए गए हैं। इतने सेक्शन देखिए, देखने में 511 सेक्शन है आईपीसी में, आपके पढ़ने के लिए तो बहुत कम सेक्शन है, हार्डली 200 सेक्शंस में आपका पूरा इंपॉर्टेंट एरिया कवर हो जाता है।
तो सीधे 166 पे आइए, इसका इलस्ट्रेशन देख लीजिएगा, एक बार पढ़ेंगे तो भी आपके लिए सफिशिएंट है। ये 166 ए बी को जरूर पढ़िएगा, ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम पे क्या होगा। ये यहाँ पे इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हु एवर बीइंग इन चार्ज ऑफ हॉस्पिटल पब्लिक और प्राइवेट वेदर रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज और एनी अदर पर्सन contravenes the provision of section 357C, ठीक है, the code of criminal procedure shall be punished with the imprisonment term which may extend to 1 year और फाइन ऑफ both। देखिए जब 2013 की अमेंडमेंट हुई थी तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डाली गई थी, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए थी, तो इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। उसके बाद आप सीधे इलेक्शन पे आ जाइए। इलेक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप मैं तो कहता हूँ पूरे चैप्टर को आप स्किप कर सकते हैं। चलिए फिर आप सीधे आइए कि भाई कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी पब्लिक सर्वेंट 172 को देखिए, एब्सकॉन्डिंग टू अवॉइड सर्विस ऑफ समन और अदर प्रोसीडिंग। डियर फ्रेंड्स, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे 172। देखिए जब आप सेक्शन 195 भी पढ़ते हैं सीआरपीसी में तो उसका रिलेशन भी इसके साथ है, लेकिन अभी हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो 172 को देखिए आप एक बार जरूर पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट है, मैं अपनी तरफ से इसको इंपॉर्टेंट ही वह कहूँगा। उसके बाद आपके इसमें क्वेश्चन क्या आता है मैं आपको वो बता देता हूँ। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन आए सारे इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आए हैं यहाँ से। जैसे अगर हम बात करें, आप सीधे फिर 174 पर आइए, ये 3 टाइम जुडिशरी में इंडेक्स बेस्ड ही आया है। इंडेक्स बेस्ड क्या आया है डायरेक्ट इसमें कि एक इलस्ट्रेशन दिया गया था, ये वाला इलस्ट्रेशन जो इसका है ये आपका राजस्थान जुडिशरी में आया था, आरजेएस में आया है ये 2010 में, ठीक है, सीजेएस में आया है 2014 में, ये सेम इलस्ट्रेशन। तो ये इलस्ट्रेशन इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस ये इलस्ट्रेशन देके पूछ लिया गया कौन सा सेक्शन है ये आपको बताना है। तो इलस्ट्रेशन दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन। चलिए आगे चलते हैं। 175 ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी पहले सॉरी हमने थोड़ा सा इसको कर दिया है तो इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, पूछा जा चुका है। तो इसका भी इलस्ट्रेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये दोनों ही क्वेश्चन जो है पहले पूछे जा चुके हैं पुराने पेपर्स में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा 177 का। एक बार अगर आप इलस्ट्रेशन देख लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, स्पेशली इसका इलस्ट्रेशन बी कि ए जो है अ विलेज वॉचमैन नोइंग दैट अनकंसिडरेबल बॉडी ऑफ स्ट्रेंजर हैज़ पास थ्रू हिज विलेज इन ऑर्डर टू कमिट अ डकैती इन हाउस ऑफ जेड, ठीक है, ये उसको पता था कि भाई जो लोग गए हैं वो डकैत हैं यहाँ पे। वेल्दी मर्चेंट रिजाइडिंग नेबरिंग प्लेस एंड बीइंग बाउंड अंडर क्लॉज 5 ऑफ सेक्शन 7 of Regulation 32 of the Bengal Code to give early and punctual information of the above fact to other officer nearest पुलिस स्टेशन। यानी देखिए उसको यहाँ छिपाना नहीं है, ठीक है। जब आप चैप्टर 5 पढ़ते हैं सीआरपीसी का, वहाँ भी आप देखते हैं कि भाई हर एक व्यक्ति बाउंड है पुलिस की एडमिनिस्ट्रेशन और किसी भी अथॉरिटी की हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात की गई है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद 181 इंपॉर्टेंट हो जाता है जहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट ऑन ओथ अफर्मेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट, इसको एक बार जरूर देखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पहले आ चुका है, ठीक है। 179 भी आपका पहले पूछा जा चुका है, ये पूछा गया है हिमाचल प्रदेश की जुडिशरी में आया था, ये HPJS में 2007 में क्वेश्चन आया है। फ्रेंड्स मैंने आपको उसी हिसाब से इंपॉर्टेंट बताए हैं कि हमने काफ़ी मेहनत की इसके ऊपर कि कैसे कैसे क्वेश्चन पहले जो पूछे जा चुके हैं वही आपके लिए इम्पोर्टेंट हमने मार्क किए हैं। चलिए आगे चलते हैं, इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये स्किप किए जा सकते हैं। नाउ चैप्टर 11 फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंस अगेंस्ट दी पब्लिक जस्टिस, यहाँ से भी फ्रेंड्स कई बार क्वेश्चंस बने हैं। इसमें जो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है, देखिए मैं हमेशा MP के हिसाब से अगर हम देखें तो आप पहले ये तो इलस्ट्रेशन सारी पढ़ लें 191 की, ये तो इम्पोर्टेंट है ही है। उसके बाद क्या फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, ये क्वेश्चन आ चुका है आपका MP में 2019, पिछले साल ही ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके MP जुडिशरी में, ठीक है। तो इसकी आपकी सारी इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट इंडेक्स बेस पूछा गया था कि फैब्रिकेटिंग ऑफ फॉल्स एविडेंस कम्स अंडर विच सेक्शन ऑफ IPC, तो सेक्शन 192 में आता है। इसके इलस्ट्रेशन जरूर पढ़िएगा कि A पुट्स ज्वेल्स इनटू अ बॉक्स बिलोंगिंग टू Z विद द इंटेंशन दैट दे मे बी फाउंड इन दैट बॉक्स एंड दैट दिस सर्कमस्टांसेस मे कॉज Z टू बी कन्विक्टेड ऑफ थेट, ए हैज़ फैब्रिकेटेड फॉल्स एविडेंस। आपने फिल्मों में देखा था ना कि वो क्या करते हैं, हीरो के घर में कुछ ड्रग्स रखवा देते हैं, कुछ ऐसे करके उसको फंसा देते हैं। तो किसी को फंसाना ही आपका
फैब्रिकेटिंग है फॉल्स एविडेंस, किसी के खिलाफ गलत सबूतों का निर्माण करना। तो उसकी पनिशमेंट 193 में बताई गई है कि तो पनिशमेंट क्या होगी, ये आपको यहाँ पे देख लेना है। ये 7 ईयर्स एंड शैल आल्सो बी लाइन और फाइन, 7 साल प्लस फाइन दोनों यहाँ पे होगी। चलिए आगे चलते हैं, इसका इलुस्ट्रेशन जरूर देखिएगा। ये 195 के इलुस्ट्रेशन में भी जरूर देखिएगा। गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस विद इंटेंट टू प्रोक्योर कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। तो उसके लिए इसको जरूर देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट आगे नहीं है, इसमें जो इंपॉर्टेंट अभी आपका आ जाता है वो आपका डायरेक्ट आ जाता है 202, जहाँ पे इंटेंशनल ओमिशन टू गिव इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑफेंस बाय पर्सन बाउंड टू इन्फॉर्म। देखिए जहाँ पे कोई भी व्यक्ति इसके पास रीज़न है कि उसको कोई ऑफेंस कमिट हो चुका है और वो इंटेंशनली ओमिट करता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने से, तो वो क्या है, लीगली बाउंड है जो देने के लिए। शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन में टर्म एक्सटेंड टू 6 मंथ्स विद फाइन। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये बिल्कुल जनरल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। अगर कोई सोसाइटी में ऑफेंस हो रहा है तो वी आर बाउंड टू गिव इट्स इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस, एंड इफ वी आर नॉट गिविंग इट देन तो क्या होगा, सेक्शन 50 सीआरपीसी में पढ़ते हैं ना आप कि आप बाउंड हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आप क्लियरली भाई आपके खिलाफ मुकदमा बनाया जा सकता है और 6 महीने सजा आपको मिल सकती है। चलिए आगे चलते हैं। 207, 208 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 208 को फिर भी अगर पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। 209 डिसऑनेस्टी मेकिंग फॉल्स क्लेम इन कोर्ट, इसको भी एक बार देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं इसको नहीं कहूँगा, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है 213, इसको एक बार बस पढ़ लीजिएगा, इस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। 228A को भी एक बार देख लीजिएगा, ये आपके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है 228A, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, ये 1983 में इंसर्ट किया गया था आईपीसी के अंदर, तो इसको भी एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वीडियो बहुत लेंथी हो जाता है एक्चुअली, तो आज के वीडियो हम सिर्फ यहीं तक बात करेंगे। तो हमने टोटल चैप्टर 11 तक अपने 229 सेक्शंस कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके फर्दर पढ़ाई करेंगे, तो यहाँ तक आप इसको मेरे हिसाब से आईपीसी जो आपकी कवर होगी ये बहुत बेनिफिशियल रहेगी आपके एग्जाम के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा एक ही पार्ट है, दूसरा पार्ट हम लेके आएंगे सो दैट कि जो सेकंड पार्ट है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर आ जाते हैं। चैप्टर 16 ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी एंड चैप्टर 17 ऑफेंस अगेंस्ट दी प्रॉपर्टी। ये दोनों ही चैप्टर हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले वीडियो में, तो उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आप मुझे मेल कर सकते हैं mklegalshiksha@gmail.com। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, आपको बाकी डेली क्वेश्चन पोल वहाँ पे हम करते हैं, तो एक हमारा टेलीग्राम चैनल है MK लीगल शिक्षा के नाम से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आपकी स्टडी में उस चैनल के थ्रू। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमें आईपीसी का यहाँ तक रिवीजन आप कर लीजिए, इसके तुरंत बाद अभी हम सेकेंड वीडियो अपलोड कर देंगे कल, जिसमें कि आप बचे हुए आईपीसी के सेक्शंस का रिवीजन कर सकेंगे।